नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और सेंट्रल पार्क दिल्ली के दिल से हमारी यह खास पेशकश। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ यहां मौजूद हैं और यहां पर 22 मई का सूर्य अस्त होने वाला है और 23 मई को नया सूर्योदय होगा। क्या नई सरकार का सूर्योदय होगा या फिर एक शख्स नरेंद्र मोदी जो हैं देश के प्रधानमंत्री, वो और ताकतवर शख्स के तौर पर उभरेंगे? लेकिन उससे पहले एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है, वो है ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर। 22 विपक्षी पार्टियां जो हैं वो हल्ला कर रही हैं कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी हो रही है, चुनाव परिणाम जो हैं वो निष्पक्ष नहीं होंगे। और लगातार आपको बता दें, होम मिनिस्ट्री भी आशंकित है कि कल जब नतीजे आने शुरू होंगे तो हो सकता है कई जगह हिंसा हो, उपद्रव हो। उसके लिए राज्यों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो इसी पर होगी आज सबसे बड़ी बहस। बिल्कुल पिनाज, और हम बात करेंगे जीत गए तो दम और हार गए तो ईवीएम। आखिर विपक्ष इस एक्सक्यूज को लेकर क्यों चल रहा है? आखिर विपक्ष इस तर्क को लेकर क्यों चल रहा है कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, ईवीएम की अदला बदली की जा सकती है, ईवीएम में एक मुश्त किसी को भी वोट दिया जा सकता है, या ये कहें कि ईवीएम के जरिए जो 80 के दशक में होता था बूथ कैप्चरिंग वो संभव है। और इसीलिए हमने तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है जिनको ईवीएम को लेकर ऑब्जेक्शन है। 22 पॉलिटिकल पार्टी ने कल इलेक्शन कमीशन को क्या कहा था, इस पर भी बात करेंगे। ईवीएम को लेकर उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने कैसे इन तमाम लोगों को आश्वस्त किया है। इस बहस में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सैयद जफर इस्लाम साहब हैं, कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन अर्चना शर्मा जी हैं, मेरे साथ वंदना सिंह जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की, गीता भट्ट जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आरएसएस की विचारक है, विनोद अग्निहोत्री साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अनिर्बान बैनर्जी हैं जो कि टीएमसी के सपोर्टर हैं। हम इस बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि विपक्ष ने आखिरकार ये मुद्दा क्यों उठाया। आखिरकार कौन सी ईवीएम की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और कल से ये चर्चा क्यों चल रही है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। विपक्ष के क्या ऑब्जेक्शंस है, चुनाव आयोग ने आज क्या रूलिंग दी है, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता का फैसला आने में महज कुछ घंटे बचे हैं। 17वीं लोकसभा के लिए नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन मतगणना से पहले ईवीएम और मौजूदा सरकार की मंशा पर विपक्ष गंभीर सवाल उठा रहा है। पहले से पहले ये 5% वीवीपैट काउंट करके टैलिंग पर पहुंचना है, वो टैली नहीं है तो पूरा काउंट करना, दिस इज आवर डिमांड। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के ईवीएम से 100% मिलान की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। वहीं विपक्ष की कवायद जारी है। विपक्षी पार्टियां बार बार चुनाव आयोग से ईवीएम की शिकायत कर रही हैं। भी वीवीपैट हो रैंडम जो आएंगे, सबसे पहले उसके बारे में उसको एंड में जाने के बजाय शुरू में उसको चेक किया जाए, और चेक करने के बाद में अगर किसी तरह का भी कोई गड़बड़ नजर आती है तो पूरी विधानसभा को दोबारा से रिकाउंट किया जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए साफ किया है कि ईवीएम सेफ है। आयोग ने ईवीएम पर मचे शोर को बेवजह का हंगामा करार दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम सेफ हैं। स्ट्रांग रूम हमारे पैरामिलिट्री फोर्स उनको गार्ड कर रही है हर जगह। हमने मशीनें वहाँ पर जब रखी थी तो उसके बाद इसको सील किया गया था उम्मीदवारों की प्रेजेंस में, और उसके बाद वहाँ पर सीसीटीवी का कवरेज है। तो क्या विपक्ष हार के डर से ईवीएम पर जिम्मेदारी डालने की कवायद में जुटा है? ईवीएम पर मचे शोर की हकीकत क्या है? बीजेपी और उसके सहयोगियों की माने तो विरोधी हार के डर से ईवीएम का बहाना बना रहे हैं। ईवीएम पर सवाल बोगस है। ईवीएम के आने के बाद ही चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आई। हालांकि ईवीएम पर मचा ये शोर नया नहीं है। दिल्ली विधानसभा में ईवीएम को लेकर बाकायदा हैकेथलॉन तक का आयोजन किया जा चुका है। मई 2017 में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा में ईवीएम हैक करने के डेमो का दावा तक कर दिया था। प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। हालांकि हर बार चुनाव आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर तमाम आरोपों को खारिज किया है।
टीम न्यूज नेशन। कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिसके ऊपर अगर कहें कि देश का सिस्टम टिका होता है, सुप्रीम कोर्ट, सेना, चुनाव आयोग, आप इनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाने से पहले खुद भी 10 बार सोचते हैं, क्योंकि यही हमारे पूरे सिस्टम को बनाती हैं। लेकिन अब सवाल ईवीएम की निष्पक्षता पर उठाया है विपक्ष ने, तो सबसे बड़ी अगर मैं कहूं कि सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस की, तो अर्चना शर्मा जी से मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी। अर्चना जी, 270 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो उन राज्यों में आती हैं जहां पर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकार नहीं है। अगर वहां भी ईवीएम फौज हो सकती है तो फिर क्या कर रही हैं राज्य सरकारें विपक्ष की? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब हम ये कहते हैं कि ईवीएम में कुछ हो सकता है, मिसमैच हो सकता है या कुछ परेशानी हो सकती है, तो उसे संदर्भ में लिया जाता है कि विपक्ष हार रहा है, हार के डर से ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर आप विगत में चलें और 2010 मैं वही तो पूछ रही हूं कि ये तो पूरा देश कह रहा है कि विपक्ष हार रहा है, इसीलिए वो ईवीएम को लेकर बहाना बना रहा है। मुझे एक बात बताइए, 270 नहीं 270 सीटें, पहले सुनिए ना, 270 सीटें ऐसी हैं जो जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है, बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का शासन नहीं है, यानी कि वहां पर दूसरी 22 पार्टियां जो है, तो वही तो उससे संदर्भ में जवाब दें। देखिए, 2010 में यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने ये संशय पैदा भी किया और उसे महसूस हुआ तो वो न्यायपालिका की शरण में गए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने, और उसके बाद सारे जो कंसेंसस हुए, वीवीपैट का प्रोविजन आया। यानी उस समय भी ये समझा गया कि यदि मतदाता को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी प्रकार का कोई संशय है तो उसका समाधान होना चाहिए। आपने कहा ना, संस्थाओं की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसे प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, हम भी मानते नहीं होना चाहिए। लेकिन जब निष्पक्षता नहीं दिखाई देगी बाहर, तो हर लोकतांत्रिक देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वो आवाज को बुलंद करे। अब सबसे बड़ी बात यह कि आप इसको संदर्भ में लीजिए मत, इससे क्या कांग्रेस को फायदा होने वाला है? इससे पूरे देश की हर पार्टी को फायदा होगा, हर मतदाता को ये महसूस होगा। आप कहते हैं कि हम ये नतीजे नहीं मानते, हम नई सरकार बनाते, हम नतीजे नहीं मानते, ये नतीजे गलत हैं। जब आप जीत रहे थे आप कहते हम सरकार नहीं बना रहे, आप प्रेशर बनाते। देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं, आज की बात नहीं, और शुरुआत आप जहां जीते वहां तो आप सरकार बना ली उसी गलत ईवीएम से। सनशाइन एंड ट्रांसपेरेंसी इज अ मस्ट फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन, और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि यदि इलेक्शन कमीशन है तो उसकी जो पारदर्शिता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो रहनी चाहिए। राजस्थान में जो सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है, वो भी गलत ईवीएम से बनी है क्या? से बनी है, वो भी गलत। तो ये केंद्र वाली डाला था जनता ने वोट तो ईवीएम पर ही डाला था। जवाब दे देती हूँ मैं आपको। मैंने खुद ने चुनाव लड़ा और जब मेरे सामने प्रत्याशी 16वें राउंड तक हारते रहे तो अचानक 2 ईवीएम खराब होती है और मैं हारी कितने 850 वोट से 1 ईवीएम में, क्योंकि वो टेक्नीशियन आया और उसने ना जाने क्या किया। तो अगर निष्पक्षता नहीं है तो मुझे अधिकार है, इस देश के नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को अधिकार है कि उस निष्पक्षता के लिए वो चाहे न्यायपालिका के सामने गुहार लगाए। टेक्निकल पॉइंट्स पर भी जाऊंगा, निकाल कर लाया हूं मैं वो तमाम टेक्निकल पॉइंट्स निकाल कर लाया हूं। किस संस्था की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात कर रहे हैं आप? हर संस्था के डायरेक्टर, हर जितनी आसानी से कहा जा रहा है कि ईवीएम को बदला जा सकता है, मेरे खुद के परिवार के सरकारी कर्मचारी इस देश में चुनावी ड्यूटीज में लगते हैं और वो पूरी ड्यूटीज का क्या प्रोसीजर होता है, कहना जनता के सामने भी रखेंगे। मेरा डिसेंट है, उसे रिकॉर्ड करिए। क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करना चाहते? अगर वो आपत्ति दर्ज करते हैं, क्यों नहीं करते आप? जफर जी, आपने भी 2009 के अंदर आपके सहयोगी स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, उन्होंने भी ईवीएम का सवाल उठाया था। तो अगर अर्चना जी 2019 में कह रही हैं, आपने 2009 में कहा है, तो कांग्रेस और बीजेपी तो सेम वोट पर हुए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टियां कह रही हैं जिनका वजूद है इस देश में, जो जीतती भी है, हारती भी है। ठीक है जफर भाई, देखिए दोनों में बहुत अंतर है। 2009 में जब ईवीएम था उसमें कोई ट्रेल का प्रोविजन नहीं था। जिनकी बात कह रही है 2010 में उसको रिकॉग्नाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रिकॉग्नाइज किया इलेक्शन कमीशन ने, और सारे पार्टियों के समर्थन से वो जो प्रोसेस को नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको वीवीपैट कहते हैं, ताकि आप जब वोट डालते हैं तो आपको पता चले कि आप किसको वोट डाल रहे हैं। वो एक्नॉलेजमेंट आपको उसी वक्त आ जाता है कि आपने किसको वोट डाला, वो पहले नहीं था। 7 सेकंड तक आप उस पर्ची को देख भी सकते हैं। बिल्कुल, तो वो पहले नहीं था, वो प्रोविजन किया गया। मैं ये पूछता हूं कि 2010 में वो प्रोविजन, न्यू प्रोविजन वीवीपैट का इंट्रोड्यूस किया गया। 2010 से 2014 तक इनकी सरकार थी। अगर इनको ऐसा लगता था कि और उसमें कुछ खामी है तो उसको ठीक कर लेते। क्यों नहीं? एक मिनट मेरी बात, अरे मैं आपको, आप देखिए अभी आप पे चुप रहने की क्षमता रहेगा। मैं आप बस सुन तो लीजिए, मैं तो बड़ी शांति से सुना आपकी बात। देखिए हारने के टाइम सब याद आती है आपको बात, अरे जीतने के समय कुछ याद नहीं आता है। मैं कहता हूँ आपसे, परिणाम आने से पहले कभी हार नहीं मानते, आप मानते होंगे हार। मैं तो आप सुन लीजिए ना, अगर हार नहीं मानते मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं कि ईवीएम खराब है, आपके पास तर्क नहीं है, इसलिए आप इसको, आप तर्क नहीं है इसलिए
आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? अर्चना जी, इतने लोगों के माध्यम से आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, 100% वीवीपैट के मिलान की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दी। आप सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दी और उन्होंने ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। मैं एग्जैक्ट कोर्ट बताऊं, आप सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। देखिए, मैं जरा लोगों को कंप्रोमाइज, उसका क्षेत्राधिकार है, वो निर्णय आप कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं हकीकत बताता हूँ। अरे आप कंफ्यूज कर रही हैं, आप हकीकत से जो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत क्यों नहीं बताते कि 2010 से 2014 हमारी सरकार थी, हमने कुछ नहीं किया, इसलिए कि मुझे पूरा यकीन था कि ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता है। जब उस वक्त आज देखिए कांग्रेस पार्टी, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के ही विनोद अग्निहोत्री जी, क्या बेहतर होता अगर वाकई में दबाव बनाना चाहता था पूरा विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस अगर ईवीएम की ऑथेंटिसिटी को लेकर, तो बेहतर होता कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जब नतीजे आए तो आप कहते हैं हम नहीं मानते हैं नतीजे, हम जीत गए, जीत कर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक मिनट विनोद जी, और शायद तब क्या होता कि जनता भी इनकी बात को गंभीरता से लेती कि देखो सत्ता छोड़िए, ईवीएम को लेकर देखो सत्ता छोड़िए। विनोद जी है कि उस ईवीएम जो कि नहीं, जब जीते तो ईवीएम हारे, समझ गया सर, समझ गए लोग, समझ रहे हार रही है, नहीं, जब जीते तो ईवीएम सही, हारे तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन सब हारने की बौखलाहट। अर्चना जी से भी राय ले लें, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। राहुल गांधी पर जफर साहब का चुनाव हो चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं। चलिए विनोद जी, नतीजे आने से थोड़ा शांत हो जाए जरा। विनोद जी, देखिए नतीजे आने से पहले इतनी गर्मी है, नतीजे आने से पहले इतनी गर्मी है, नतीजों के बाद क्या होगा अर्चना जी? असंवैधानिक काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन के पास गई, नकारी का जा चुकी, दोबारा गई, आप ही चुप हो जाइए, आप तो कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, आप चुप हो जाइए। क्या तमाम विपक्षी पार्टियों को ये बात चुनाव के पहले नहीं उठानी चाहिए थी? भाई सवाल पिनाज ने मुझसे पूछा था, लेकिन जफर जी और अर्चना जी दोनों लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो लोग देख रहे हैं सब वोट डाल चुके हैं, जिसको जिसको वोट डालना था डाल चुके हैं। अब आप लोगों की बातों का कोई चुनाव नतीजों पर असर नहीं पड़ना है, तो कम से कम जब किसी तीसरे व्यक्ति को दिया जाए मौका, थोड़ा शांत होकर उसकी बात सुने। देखिए, ईवीएम पर सवाल सही कहा दीपक जी ने कि सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी, उसके पहले अडवाणी जी जो उसमें शिखर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने उठाया था 2009 में। और सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के सांसद हैं वो कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट का एक आदेश दिया था, ये होगा। ठीक है, उस समय विपक्ष में जो पार्टी थी उससे सवाल उठाया, आज कांग्रेस उठा रही है। मैं उन लोगों में हूँ व्यक्तिगत रूप से जो मैं मानता हूँ कि ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हो सकती और इतने बड़े स्तर पर नहीं हो सकती, छुटपुट मशीनों में कहीं खराबी हो वो अलग चीज़ है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, वो तकनीकी इशू है। लेकिन मेरा एक ये भी कहना है कि ये जिम्मेदारी उन संवैधानिक संस्थाओं की है कि अगर सवाल उठते हैं तो उन सवालों को हल किया जाए। सवाल किस पे उठ रहे हैं कि भाई गाड़ी रात के अंधेरे में आई, वो ईवीएम लेके क्यों निकल रही है, वो वीडियो कहाँ से आ रहा है, तो ठीक है उसका क्लैरिफिकेशन भी चुनाव आयोग दे रहा है। मैं कह रहा हूँ ये नौबत क्यों आती है? जो ले डाउन प्रोसीजर्स हैं, जो एसओपीज हैं, कि अभी कुरैशी साहब ने कहा कि जो भी एक्स्ट्रा ईवीएम होंगे, जो भी अनयूज्ड ईवीएम होंगे, वो स्ट्रांग रूम में ही पहरे में रहेंगे, वो प्रत्याशी और उसके एजेंटों की जानकारी में रहेंगे और उनको शिफ्ट किया जाएगा तो उनकी जानकारी में शिफ्ट किया जाएगा। तो स्थानीय प्रशासन, चाहे वो किसी की भी राज्य सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी है कि इन एसओपीज को, ये कोई चुनाव आयोग में बैठे चुनाव आयोग जाके वहां नहीं करेंगे, ये जिला कलेक्टरों की जिम्मेदारी है, ये वहां के निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ये नौबत ना आने दें कि लोग वीडियो लेके वीडियो शेयर करें और मीडिया में सवाल उठे। लेकिन जबकि 4 साल से गलत वीडियो भी बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसको भी समझना होगा कि गलत वीडियो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही, लेकिन जिन 6-7 वीडियो पे चुनाव आयोग ने क्लैरिफिकेशन दिया वो सही वीडियो थे। ठीक है, चलिए दीपक जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, एक 10 सेकंड। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, जब ईवीएम को लेके पिछले 4 साल से 5 साल से विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो और सतर्क होकर के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी नौबत ना आने दे कि लोग उस पर सवाल उठाएं और कोई बहानेबाजी करें। लेकिन हमारे दर्शकों को हम ये भी बताएंगे कि वाकई में ईवीएम को बदलना मुमकिन हो सकता है। उसके अंदर एक नंबर होता है, बाहर एक नंबर होता है, उसको टैली करना होता है। जो आपका एरिया का जो पोलिंग ऑफिसर होता है उसकी एक डायरी होती है, उसके अंदर एक सिग्नेचर होता है। तो क्या वाकई में ईवीएम बदली जा सकती है? दरअसल 22
अपोजिशन पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से ईवीएम के बारे में शिकायत की है और उनको इस बात का शक है कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकती है। वंदना सिंह जी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की। वंदना सिंह जी, स्पेसिफिक कंप्लेन की बात की जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भेड़ चाल में आप भी चल दिए, क्योंकि टीडीपी को लग रहा है वो हार जाएंगी, वो बार बार इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू धरना देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी उसी रट में चली जा रही है, क्योंकि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार फिर से वापस आ रही है। अगर आपकी वाकई कोई जेन्युइन कंप्लेन है तो उसको आप इलेक्शन कमीशन से एड्रेस कर सकती हैं, लेकिन आपके पास भी कहने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकती है। देखिए दीपक जी, लोकतंत्र में जनमत का सम्मान है, हम सब उसका सम्मान करते हैं और जनमत ईवीएम से ही मिल रहा है। लेकिन अगर कहीं धुआं उड़ रहा है तो आग तो कहीं लगी हुई है, ऐसे तो धुआं नहीं उड़ सकता है। कई जगह ऐसे सूचना आई है ईवीएम की, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अभी आप देख ले, मैं पढ़ रही थी वहां बस्तर में, छत्तीसगढ़ में ईवीएम स्ट्रांग रूम से 3 लड़के पकड़े गए हैं। वहां पर अर्चना जी की सरकार है, अर्चना जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। नहीं, मुझे पूरा कहना है, इंटरनेट से ईवीएम का कोई कनेक्शन नहीं होता। हरियाणा में ऐसा हुआ है कि ट्रक जा रही थी ईवीएम के साथ, उसको लौटाया गया। बस्तर में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश की बात बघेल जी की सरकार है। कमीशन है साहब, इलेक्शन कमीशन काम तो डीएम को ही करना है। अर्चना जी आपकी जानती है, काम तो डीएम को ही करना है। अधिकारी तो आप फिर वो डीएम जो है उत्तर प्रदेश में लेटर निकाल रहे हैं कि साहब कोई भी कांग्रेस का या अन्य पार्टी का प्रतिनिधि हो एआरओ के सामने नहीं बैठेगा। इलेक्शन कमीशन से हमने जाकर के इसको अपील किया तो उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला। तो मुझे बताइए, ईवीएम स्ट्रांग रूम से बाहर जा रही है तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है रिजर्व ईवीएम। क्यों है रिजर्व ईवीएम वहां पर? उसका जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। उसके अलावा आप एक प्रश्न कर रही थी, एक लीगल रिकॉर्ड ले लीजिए ना। अगर चुनाव आयोग आपकी बात चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है तो आप लीगल रिकॉर्ड ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से चले जाइए। ईवीएम पर एक नंबर होता है और उस नंबर को टैली करते इंसानों का क्लोन बन गया, ईवीएम का नहीं बन सकता क्या? अगर आपको किसी प्रकार की अपारदर्शिता को अंजाम देना है तो वो भी संभव है, और वो इसलिए संभव है इतना सब सबूत मौजूद है, इतना शक और शुबा मौजूद है, आप चुनाव का बॉयकॉट करते, आप जीत कर अगर कहते हैं कि हम ये जीत मंजूर नहीं है, क्या होने देते हैं? और लोग जब हारती है तो आपको सीधे, अरे आप कहते क्यों नहीं? आप कहिए राहुल गांधी फेल हो गए, प्रियंका गांधी फेल हो गई, क्या ये बेहतर नहीं होता कि जीत कर भी कुर्सी छोड़ दे और उसके बाद कहते हैं कि हमें लोग मौजूद हैं, उनकी चलिए जनता क्या सोचती है जरा ये भी जान लेना। कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, कौन होगा, इसके लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल ये जरूर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसे लेकर जनता क्या कुछ सोचती है? क्या कुछ आपको लगता है विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ईवीएम की प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है? हार का डर है या फिर क्या? यदि मान लो कोई सवाल उठा रहा है तो चुनाव आयोग को उनकी बात माननी चाहिए। यदि किसी की कोई शिकायत है तो पूरी करने में मेरे हिसाब से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सबीना जल्दी से क्विकली आगे चाहेंगे आपके सवाल आगे आगे जी। मेरा सवाल जफर भाई से है। जफर भाई, अभी जैसा आपने माना कि 2009 में और 2010 में, जैसा कि दीपक जी ने कहा कि GVL नरसिम्हा राव जी ने और अडवाणी जी ने शिकायत की थी, वो उस समय विपक्ष में थे। अब विपक्ष की 22 पार्टियां यदि सवाल करती हैं तो ये देश मान्यताओं के आधार पर चलता है। यदि पब्लिक परसेप्शन ये चल रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमको स्टूडेंट कहते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी कुछ भी कर सकती है और जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं होगी? इतने बड़े दो नेताओं की विश्वसनीयता भी बनी रहे, आपकी पार्टी भी, आप इस चीज को संदेह को दूर करने में क्या लूज कर रहे हैं? जीत भले सवाल क्रेडिबिलिटी का है यहाँ पर। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। इसी इलेक्शन कमीशन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट करे वो ठीक है। जो हमें इलेक्शन कमीशन की बात हर तरह से हम मानने के लिए तैयार है। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है 50% करो, हम उसमें भी तैयार है। हमने तो कोई, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ठुकराने के बावजूद जिस तरह से 22 पार्टियां और इस तरह की कह रही है खून खराबा करेंगे, अगर इनको इतनी तकलीफ थी तो पहले ही सरकार नहीं बनाते ना, खड़े हो जाते कि उसके बाद इलेक्शन करेंगे। दूसरी बात आपको अधिकार है पिटीशन देने का इलेक्शन कमीशन को, आपने क्यों नहीं पिटीशन दिया?
गीता जी यहाँ पर सवाल जो आ रहा है बिना एक मिनट, गीता जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, अनिर्बान भाई भी खड़े हुए हैं। गीता जी मेरा सीधा सवाल है, सवाल यहाँ पर क्रेडिबिलिटी का आ रहा है। जफर भाई सवाल यहाँ क्रेडिबिलिटी का आ रहा है, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी भी 23वीं पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, खुद इलेक्शन कमीशन जाए और ये कहे कि आइए बैठकर इस मामले को हल करें, और चुनाव आयोग से कहे कि अगर इनकी शिकायतें हैं तो पूरे देश में एक डेमो दिखाया जाए, जैसे हैकाथॉन आपने पहले करवाई थी। तो क्यों नहीं बीजेपी इस बात को लेकर आगे जाती है? जनता की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जो बात आप कह रहे हैं वो बात किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुलाया, सभी पॉलिटिकल पार्टी को आमंत्रित किया, इनवाइट किया कि आप आइए और बताइए कि इसमें क्या खामी हो सकती है, हम उसको सुधारने के लिए तैयार है। क्या ये गए थे? पूछिए मैं सबसे। अर्चना जी क्यों नहीं गए थे? बताइए क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे? आप इलेक्शन कमीशन की हैकाथॉन में क्यों नहीं गए थे? लंदन जा सकते हैं, लेकिन अपने देश में जब चुनाव आयोग बुलाता है तब नहीं आ सकते। फिर मैं सवाल कर लेता हूँ, देखिए एक सवाल और कर लेता हूँ, फिर आप जवाब दें, मैं चुप खड़ा रहूंगा। कल का वीडियो दिखाइए एक टेलीविजन चैनल पे, इनके प्रवक्ता थे और समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता थे, कह रहे हैं हमारे पास इंजीनियर नहीं थे। ये मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कल के, अगर आपके, मैं इंजीनियर देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहते हैं इंजीनियर दूंगा, लेकिन आप कहते तो सही, आप इलेक्शन कमीशन के पास कहते मेरे पास इलेक्शन टेक्नीशियन की बात नहीं है। मुझे संशय है, मैं एक लोकतांत्रिक देश की नागरिक हूँ, जनता की भावना, अरे सुनिए ना मेरी बात, तो मैं यदि एक संवैधानिक आप क्यों नहीं मान लेते 50% वीवीपैट की पर्चियों से मिलान की बात? आडवाणी जी की और सुब्रमण्यम स्वामी आप मान लीजिए ना, चलिए ये नहीं करें इनके पास इंजीनियर नहीं थे, आप तो जीत रहे हैं और बहुमत से जीत रहे हैं, तो आप मान लीजिए। राष्ट्रपति जी ने भी कह दिया है, आप उनको भी नहीं मानते क्या? मैं कहा कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है तो उसका समाधान होना चाहिए। ये संशय कांग्रेस का नहीं, 22 पार्टियों का नहीं, इस देश की जनता का उसका समाधान होना चाहिए। ठीक है, समाधान होना चाहिए। अनिर्बान आप टीएमसी की तरह, ठीक है, माना एक इशू को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है, आपका क्या सुझाव है कि इसी फोरम पर इस जनता के सामने इसका एक हल निकल जाए, एक आइडिया? लेकिन सबसे ज्यादा सवाल तो पश्चिम बंगाल में खुद ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था पर लगे। अनिर्बान, ममता बनर्जी भी 2 बार जीती है उसी ईवीएम के सहारे, इनको भूलना नहीं चाहिए। देखिए भैया, 2014 में मोदी जी को 31% वोट मिला था, 69% अगेंस्ट में गया था, तो क्या 69% इस देश में नहीं है? नहीं, मेरा बात सुनिए ना, मेरा बात सुनिए, 69% उसका कोई मायने है या नहीं? और आपका वोट, अगर किसी को प्रश्न लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, आपको तो जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था तब आप उस हैकाथॉन में क्यों नहीं गए? आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं बताया कि ईवीएम टेम्पर करी जा सकती है? मैं आपको क्रिकेट मैच में इन्वाइट करता हूँ, कहता हूँ कि आप बैट बॉल मत लाओ, पर आपको खेलना निमंत्रण, तो क्या ममता बनर्जी 2 बार मुख्यमंत्री बनी, इस पर भी संशय होना चाहिए क्योंकि ईवीएम तो वही थी। अगर किसी को संशय है ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री होने पर ईवीएम में तभी धांधली हुई थी। देखिए इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम क्या है? अगर संशय है, मैं गीता जी का जवाब लूं उससे पहले जनता के सामने एक सवाल रख रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने 1 साल पहले लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था, ये कहा था कि ये रखी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अगर आप इसको टेम्पर कर सकते हैं तो ये हम हैकाथॉन कर रहे हैं, आपको चुनौती है, किसी को भी ले आइए और इसको टेम्पर करने की कोशिश करिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई, इस पर आपका क्या कहना है? सबीना राय लेगी। गीता जी, आप अनिर्बान का जवाब देना चाहती थी, दीजिए। आप में से कोई भी सवाल पूछना चाहता है उसको लेकर हाथ उठा सकता है। गीता जी, चौरसिया जी, बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ, कृपया थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए 2-3 बातें मैं यहाँ रखना चाहूंगी। पहली बात कि ऐसा पहली बार नहीं है कि लोग 1000 से कम मतों से कहीं हारे हों। अभी मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां 1000 से भी कम, कई जगह 500 से कम मतों से जो है एक प्रत्याशी हार गए। तो क्या ये माना जाए कि वहां ईवीएम में कोई खराबी थी, इसके कारण ये हुआ? क्या उस समय जो विपक्ष में अब विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में, क्या वो चिट्ठी लेकर जो है वो आयोग के पास गए कि जी ये जो जितने प्रत्याशी हारे हैं उनकी गलत तरीके से गणना हुई है? दूसरी बात कर ले लीजिए, दूसरे उस पर भी आएंगे। और सबसे मजे की बात, जो चंद्रबाबू नायडू जी टीडीपी के जो जगह जगह जा रहे हैं इस विषय को लेके, उन्होंने एक एक्सपर्ट
विपक्ष की आवाज नहीं होती है। मैं यही बता रही हूँ, सुन तो लीजिए। की आवाज होती है। वेमुरू नाम के एक व्यक्ति को भेजा चुनाव आयोग, ये हमारा काम है, विपक्ष का काम है, ये जनता की आवाज है। हम ईवीएम आपकी तानाशाही से नहीं। और चौरसिया जी, 2009 में बीजेपी क्यों इस ताकत पर सवाल उठा रही थी, जरा ये भी बता दीजिए ना। चुनाव आयोग, अब आप कहानी न सुनिए, टाइम बहुत कम है, कहानी नहीं सुननी। गिरफ्तार किया गया था और ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि बना के, तो वो भी ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए। तब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 100% मैच कर लो। आप इतना लंबा इलेक्शन चला सकते हो, लेकिन आप काउंटिंग के लिए कहते हो समय ज्यादा लग जाएगा। इतने दिनों तक जनता को चंद्रबाबू नायडू को जानते हैं, उनके विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ। चंद्रबाबू नायडू आप आ जाइए, जनता के बीच आइए, सबीना जनता के बीच आइए, हाथ उठाइए, कौन बोलना चाहता है इस पर, हाथ उठाइए। आखिर यहाँ पर सबीना क्या सोचती है जी? मैम, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं विपक्षियों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक निष्पक्ष कमेटी है, निष्पक्ष संस्था है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं विपक्षियों से, जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस को 100 सीटें मिलती हैं, जब गुजरात के अंदर 100 सीटें मिलती हैं, तो क्या उस समय ईवीएम हैक नहीं होती? जब केजरीवाल को 67 सीटें मिलती हैं, क्या उस समय ईवीएम हैक नहीं होती? जब 2004 के अंदर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी बनते हैं, उस समय ईवीएम हैक नहीं होती? जब 2009 के अंदर प्रधानमंत्री जी, आडवाणी जी से जाके पूछो, यानी जब सब अपने मन मुताबिक होता है तब ईवीएम हैक नहीं होती, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आती है जल्दी से। देखिए मैम, चाणक्य जी ने कहा है कि जब विपक्ष एकजुट होकर राजा के खिलाफ खड़ा हो जाए तो इसका मतलब है कि राजा बहुत ईमानदार है। सेवक होता है। पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या राजा सुनने गए थे? जिस तरह से आज आप लोग एक हुए हैं, चाणक्य के टाइम पे राजा ही होता था अर्चना जी, चाणक्य के टाइम पे राजा एक करने के लिए होते ही बता रहे हैं, आपके आगे झुक जाता है। चाणक्य की सही बता रहे हैं। 2014 में 44 सीटों। ठीक है, आगे सबीना, आगे से एक सवाल, आगे से एक सवाल, सबीना आगे से, आगे से। जनता में जोश, और इसी जोश के साथ आप क्या कहना चाहते हैं? भाई बोल रहे थे राजा लोकतांत्रिक दिशा, पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक का काम करते हैं। और कह रहा है कि भाई ने जो बोला कि लास्ट टाइम को भाजपा को 30 के अराउंड वोट मिले थे, इस बार 35 मिल जाएंगे, मेरा मानना है। तो 65 लोग अगेंस्ट। ये वंदना जी बोल चुकी है, आगे आगे आप कुछ कहना चाहते हैं सबीना? सवाल पूछ, आप अपना पॉइंट उठा सकते हैं जल्दी से। हैकेथलॉन को कोट कर रहे हैं, आप ये नहीं देखते, आप पूरी सरफेस वैल्यू पे उस चीज का आकलन कर रहे हैं। आप ये नहीं देखते कि उस हैकेथलॉन की क्या थी, रिस्ट्रिक्शंस थी। आप अपनी पार्टीज रैंडमाइज नहीं कर सकती थी मशीन को, कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस के लिए रैंडमाइजेशन की जरूरत है। देखिए, आप एनालिसिस नहीं कर रही हैं, आप है ना एक बहुत ही सूक्ष्म आपकी सोच है नेशनलिज्म की। तो आप 2 मिनट चुप रहिए और मुझे बोलने दीजिए। आपका है ना, जब आप कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस लेते हैं, गीता जी आपने बोला रैंडमाइजेशन होना चाहिए। मैं आज अगर 5 आपके सामने मशीन रख दूं, वो बिल्कुल सही होंगी और बाकी मशीन खराब होगी, फिर आप क्या कहेंगे? आप रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं कि कोई इंजीनियर आप खुद के हिसाब से नहीं ला सकते। सीधा सा सवाल यही है कि जब आप जीत जाते हो तब कोई सवाल नहीं होता, जब सत्ता में मौजूद। चलिए, तो ये बहस जारी रहेगी हमारी कि क्या ईवीएम को लेकर मौजूदा सरकार को और ज्यादा निष्पक्ष तौर पर सामने आना चाहिए।